तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर जौहरी जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हरी फलियों के उत्पादन के लिए अगेती मटर की बुआई पर तकनीकी सलाह। अमरूद के बाग में लगने वाले हानिकारक कीटों का कैसे करें नियंत्रण। गाय भैंसों में बार बार गर्मी में आने की समस्या और उसका निदान। हरी मटर से बने व्यंजनों का स्वाद लाजवाब होता है, इसलिए इसकी बाजार में अच्छी मांग भी रहती है। अतः आप इसकी खेती से कम समय में अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन अधिक मुनाफा कमाने के लिए आप मटर की अगेती बुआई करें, जिसकी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं उद्यान विभाग वाराणसी के उद्यान निरीक्षक अनिल कुमार सिंह। किसान भाइयों, रबी मौसम में सब्जी मटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसकी उपज की काफ़ी मांग मार्केट में रहती है और किसान भाई इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, अभी आपको जो है सब्जी मटर खेती करने के लिए अभी से तैयारी कर लेना उपयुक्त होगा और उसके लिए बीज की व्यवस्था इत्यादि अपने कार्यक्रम के हिसाब से अभी से कर लेना सबसे अच्छा रहेगा और इसके लिए थोड़ा सा कुछ तकनीकी जानकारी कर लेना अच्छा रहेगा। साथियों, सब्जी मटर की खेती जो हमारी मिट्टी है, बलुई दोमट या दोमट जिसमें हम खेती करते हैं, जिसका पीएच 6.5 से लेकर के 7 तक रहता है, वो मिट्टी सबसे अच्छी होती है और जहाँ पर जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो। साथियों, मटर की खेती के लिए यदि आपके पास कंपोस्ट उपलब्ध है तो करीब 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। इसकी व्यवस्था करके आप खेत की तैयारी के समय उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसके उर्वरक की व्यवस्था आपको करनी है तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन तत्व के रूप में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की इसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 40 किलोग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में आवश्यकता होती है और 40 से 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता तत्व के रूप में इस खेती के लिए आवश्यक है। इसको प्रयोग करने की विधि के लिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा, ये किसान भाई जो हमारी खेत की तैयारी अंतिम जुताई जब करते हैं तो उसी समय हमको इसको खेत में मिला देना चाहिए। जो बाकी हमारी आधी बची नाइट्रोजन की मात्रा है, इसको हम करीब 28 दिन के अंतर पे इसकी हम टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। साथियों, प्रजाति का चयन अभी आप करके और उसके बीज की व्यवस्था भी आपको करनी आवश्यक है। मटर में अर्किल जो सबसे कम दिन में पैदा होती थी, इसके बाद आज़ाद P3 किसान भाइयों की बहुत ही पसंद की ये प्रजाति है। इसके साथ जो किसान भाई लंबे समय तक इसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे अधिक उत्पादन देने वाली जो आज़ाद P1 प्रजाति है, हमारे किसान भाई उसकी भी खेती करते हैं। साथियों, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है, इनकी भी कुछ प्रजातियां प्रतिपादित की गई हैं।
जिसमें कि काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी शक्ति, ये काफ़ी अच्छी प्रजातियां हैं। जिसमें काशी नंदिनी जो है आपका करीब 55 से 60 दिन के भीतर ही इसका उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद किसान मुक्ति और किसान शक्ति जो है ये भी करीब 60 से 65 दिन के भीतर इनका भी उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो जो हम आज़ाद P1 या अर्किल की खेती किसान भाई हमारे करते थे तो उनके लिए यह विकल्प भी हो सकता है कि वो काशी नंदिनी का या काशी मुक्ति की खेती भी वो कर सकते हैं। अब बात आती है हरी मटर की खेती हेतु बीज दर की। तो खेत में पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक निश्चित दर से करना चाहिए। इसके लिए प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में 80 से 100 किलोग्राम बीज की बुआई करें। साथियों, बीज के उपचार की आवश्यकता होती है क्योंकि मटर में बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि उपचार के अभाव में लगते हैं। उसमें उकठा का भी प्रभाव होता है। तो इसके बचाव के लिए किसान भाई अवश्य ध्यान दें कि जिस समय बीज हम बुआई करते हैं उसके पहले उपचारित कर लें। तो बीज का जब उपचार जो करना है तो 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम की दर से बीज में अच्छी प्रकार से फेंट के मिला दें। इस प्रकार जो है हमारे बीज का उपचार हो जाएगा। किसान भाई अगर ट्राइकोडर्मा से उपचार नहीं करते हैं तो कार्बेंडाजिम जो है प्रति किलोग्राम 4 ग्राम से 5 ग्राम तक उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक विशेष चीज़ आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस समय हम मटर की बुआई करते हैं तो हमारे खेत में नमी इतनी होनी चाहिए कि हमारे बीज का जमाव उस नमी से हो जाए। जमाव के लिए हमको अलग से पानी देने की आवश्यकता न हो। यहाँ पर बीज नमी से जम जाता है वहाँ पर मटर की फसल अच्छी होती है। किसान भाइयों, अब बात आती है बुआई विधि की। तो आप इसकी बुआई पंक्तियों में सीड ड्रिल से करें। इससे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके अलावा खरपतवार प्रबंधन हेतु आप बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन 30 EC दवा की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। लेकिन छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी भी होना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। फलों में प्रमुख स्थान रखने वाले अमरूद के बाग अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं और किसान भाई इनसे अच्छी आय भी प्राप्त करते हैं। परंतु इन बागों में कुछ हानिकारक कीटों के कारण बागवान भाइयों को कभी कभी बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आप इस नुकसान से बचने के लिए इन कीटों का किस तरह से करें नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रही हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। बहुत दिनों से हम फल मक्खी की समस्या बरसात के मौसम में सुना करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये समस्या अब सर्दियों वाली फसल पर भी आ रही है। जो लोग पूरे 12 महीने अमरूद ले रहे हैं उनके यहाँ पर फल मक्खी की समस्या आ रही है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे जगह से ये समस्याएं आ रही हैं कि कोई कीड़ा लग रहा है, कोई कीड़ा जो है गिरने के बाद लग रहा है, कोई फल के ऊपर लग रहा है। पहली बात तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे अमरूद पालक हैं, बढ़ाने वाले हैं, उनमें ये कि किसी भी पके हुए फल में, विशेषकर अमरूद में, क्योंकि अमरूद की जो सतह जो होती, फल की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, उस पे कभी भी पके हुए फल पर कोई भी दवा का छिड़काव ना करें। उससे क्या होगा कि जहर जो है, कीड़ा नहीं मरेगा, लेकिन वो जहर अगर हम और आप या कोई भी व्यक्ति मार्केट से खरीद के खाएगा तो उसके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा।
दूसरी बात ये कि अब आप कहेंगे कि जब कीड़े आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, तो फिर हम क्यों नहीं दवा का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आप कैसे एक अच्छी कीट प्रबंधन नीति को अपना सकते हैं और आपके अपने बाग में और अपने अमरूद के पेड़ों को कीड़ों से मुक्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम जब भी अपने अमरूद के बाग में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि बाग जो है हमारा पूरी तरह साफ़ हो। दूसरी एक बात, कई बार अमरूद का जो फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं वो सड़ जाते हैं, लेकिन आपने शायद ध्यान दिया हो कभी कि जो फल नीचे गिर जाते हैं वो ही कीड़ों को आकर्षित करते हैं। सड़ने के बाद से बहुत सारे कीड़ों का अटैक हो जाता है और वही उसके बाद में जो पेड़ों पे लगे फल हैं उन पर भी आक्रमण करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो फल नीचे गिरते जा रहे हैं उन्हें ऐसा ही ना छोड़ दें, उनको उठा के एक जगह पर आप हौदी बना लें। अच्छा होगा कि सीमेंटेड हौदी बना लें और उसमें इकट्ठा करें, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो 2 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदकर उनको दबा दें। अगर आपको इस तरह की समस्या का अगर आप देखते हैं कि है तो एक बात का ख्याल रखें, पके हुए फलों पर नहीं, जब जैसे ही फूल आते हैं और फल लगने लगता है उस समय अगर आप दवा का छिड़काव करें तो ही अच्छा होगा। और छिड़काव करते समय आप ध्यान रखें कोई भी दवा ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सेफ हो, सुरक्षित हो, उन्हीं दवा का आप इस्तेमाल करेंगे। उसकी मात्रा भी आप बहुत कम रखेंगे। अगर आपको छिड़काव करना ही है तो आप जो है क्विनोलफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं या मोनोक्रोटोफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, या कार्बरिल नाम की जो दवा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दवा का दर आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से ही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। और ये तब करना है जब फल जो है लगा ही होता है, यानी फल का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा ना हो और फूल उसके ऊपर दिखाई दे रहा हो, तभी आप इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जो पकने लगता है उस समय आप किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। और एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपको लगता है कि हमें पके हुए फलों में ही दवा का छिड़काव करना है तो ख्याल रहे पहले आप सारे पके फल तोड़ लें, उसके बाद दवा डालें और 15 दिन तक फिर आप कोई भी दवा का इस्तेमाल उस पर ना करें। दूसरा ये है कि आप एक प्रपंच बनाइए जिसे हम मिथाइल यूजिनॉल बॉटल ट्रैप करते हैं। एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए जो सी बिस्लरी पानी की बॉटल होती है, उसमें एक स्क्वायर एक कट बना लीजिए चाकू की सहायता से, और एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए जो प्लाई की लकड़ी होती है उसे ले लीजिए, और उसका जो आपको आकार रखना है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। ऐसे टुकड़े आप कई बना लीजिए। और अब आप एक दवा का घोल बनाइए। उस दवा के घोल में अल्कोहल होना चाहिए, मिथाइल यूजिनॉल होना चाहिए और एक कोई भी कीटनाशी, डाइक्लोरोवास सबसे अच्छी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 दवाएं मैंने आपको बताई हैं, अल्कोहल, मिथाइल यूजिनॉल और डाइक्लोरोवास। अब इनका जो अनुपात रखना है आपको 6:4:1 की दर से इस्तेमाल करना है। यानी 6 अनुपात आपको अल्कोहल रखना है, 4 अनुपात आपको मिथाइल यूजिनॉल रखना है और 1 अनुपात आपको कीटनाशी डाइक्लोरोवास रखना है। अब इस घोल को आप बना लें, जितने भी पेड़ों की संख्या आपके हैं उसके अनुपात से आप बनाएंगे। और अब इस घोल में आप वो लकड़ी के जो गुटके आपने बनाए हैं उनको डुबो दें। 24 घंटे के लिए आपको इनको डुबो के रखना है और फिर इसको बाद में निकाल लें। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि लकड़ी के गुटकों ने इस घोल को काफ़ी हद तक सोख लिया है। अब इसे आप धागे की सहायता से बॉटल में नीचे की साइड आप बांध दें। आपने जो कट लगाया था उस कट की सहायता से ये टुकड़ा अंदर चला जाएगा और इसको बॉटल के जो बोतल है आपकी उसके तल से थोड़ा सा ऊपर करके लटका दें। और ये 20 पेड़ों के लिए 1 बॉटल सफिशिएंट है। यानी 1 बॉटल अगर आप 20 पेड़ों के बीच में लगाते हैं और 1 महीने तक ये काम करेगी और सारी की सारी फल मक्खियाँ इसके अंदर आके मर जाएंगी, आप खुद देख सकते हैं। और इसके लिए आप किसी भी कीटनाशी दवा का छिड़काव नहीं करें। और अगर यही बॉटल आप लगा लेते हैं, हर महीने आप 1 महीने बाद इसका जो लकड़ी का टुकड़ा आपने लगाया था वो आप दोबारा से घोल बना के 1 महीने बाद इसको बदल सकते हैं। और आपकी बॉटल का और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप ये काम कर पाते हैं और अपने बाग में गहरी जुताई कर दें दिसंबर के महीने में और समय समय पर अगर करते रहें तो फल मक्खी की समस्या और फल बेधक की समस्या से आपको पूरी तरह निजात मिल जाएगी। दूसरी एक चीज़ और देखने में आई है बागों में आम के कि अमरूद के पत्तियों में कई बार सी आकार की पत्तियां कटी दिखाई देती हैं। तो ये एक कीड़ा है। कीड़ा क्या है? ये एक मक्खी है, मधुमक्खी की तरह की एक मक्खी है जो हमारे लिए फायदा करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई सी आकार में बड़ी सी पत्ती कटी हुई दिखाई दे रही है तो उससे घबराए नहीं, वो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और एक बात और, पिछले कुछ सालों से एक बीटल
जो रात में आता है और आपकी पत्तियों को खा के चला जाता है। वो खिड़की की नुमा पत्तियां आपकी हो जाती हैं और उसमें आप कई बार कहते हैं कि हमारी कई बार जो नई पत्तियां हैं वो सारी की सारी जालेनुमा हो गई हैं और पत्ती छलने की तरह बन जाती है। तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए एक बार आप ये काम करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ रात में खाता है, तो रात में शाम के समय पर आप अपने बागों में धुआं कर दें। जितने भी गिरी हुई पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करें बीचों बीच में एक किनारे से, और हवा का दिशा आप ध्यान में रखते हुए अगर आप धूमन कर देते हैं तो ये जो है बीटल की समस्या और जो पत्तियों को खाने वाली समस्या है, ये इससे समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान खेती के साथ ही गाय भैंसों का पालन भी करते हैं, लेकिन आजकल इन पशुओं में बार बार गर्मी में आने की समस्या देखने में आ रही है, जिसकी वजह से पशुपालक भाइयों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये समस्या गाय भैंसों में किन कारणों से होती है तथा इसका निदान क्या है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सक भागचंद तंवर। मेरे पशुपालक भाइयों, मैं आपसे एक कृत्रिम गर्भाधान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान गौवंश और भैंस वंश में किया जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि हमारे पशुपालक भाइयों से एक बात बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद में जानवर 18 से 21 दिन बाद में रिपीट हो जाता है। रिपीट ब्रीडिंग, पशु का बार बार गर्मी में आना। सामान्य बोलचाल में कहा जाए तो मादा पशुओं का समय से गर्भ धारण न करने की समस्या। प्रजनन का यह विकार पशुपालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पशुपालकों को पशु के गर्भ न धारण कर पाने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें पशु 2 या 2 से अधिक बार गर्भधान करने के बावजूद गर्भ धारण नहीं कर पाता तथा अपने नियमित मद चक्र में बना रहता है। रिपीट ब्रीडिंग के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ कारण प्रमुख हैं, जैसे कुपोषण अर्थात पशु को संतुलित मात्रा में चारा, दाना, मिनरल मिश्रण खाने में न मिलने के कारण रिपीट ब्रीडिंग होता है। अतः बाह्य परजीवियों से ग्रसित होने के कारण तथा लंबी बीमारियों से प्रभावित होने के कारण भी पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होती है। ऋतु का प्रभाव, प्रजनन अंगों के विकार होने के कारण पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होती है। पशुपालक अपने पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग अर्थात बार बार ताव में आने की समस्या से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। इस रिपीट ब्रीडर के लिए आपको सबसे पहले तो जब आपका जानवर पाड़ी में आता है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, तो उसको गाय को 16 से 18 घंटे बाद और भैंस को 18 से 20 घंटे बाद नज़दीक के किसी पशु चिकित्सालय से कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और मेरे पशुपालक भाइयों से ये भी कहूँगा कि इस रिपीट ब्रीडर के लिए समय समय पर गाय और भैंस को 3 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवा देवें और बराबर उनको मिनरल मिक्सचर दिया जाए और संतुलित पशु आहार दिया जाए। हमारे पशु चिकित्सालय में सरकार की ओर से निःशुल्क दवा वितरण योजना होती है, अतः आप हॉस्पिटल में जाएं, पशु चिकित्सालय उपकेंद्र में जाएं और अपने पशु के लिए पेट के कीड़ों की और मिनरल मिक्सचर दवा लेके आएँ। इसलिए बांझपन के लिए आप सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवा निरंतर दें, मिनरल मिक्सचर निरंतर देते आएँ और अपने पशु को संतुलित पोषाहार ही जरूरी है देना। ऐसा करने के बाद में हमारे इसके लिए पशु बांझ निवारण के लिए, पशु बांझपन के लिए हमारे को इसका निवारण किया जा सकता है। काफ़ी हद तक हम इसका निवारण कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरा बोरीपुर, जिला बरेली के कृषक श्रीकांत सिंह ने।
या गन्ना की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्रीकांत सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से डिजीज हमारे कौन कौन से रोग इस समय वर्तमान में गन्ने की फसल को प्रभावित कर रहा है मानसून के समय, तो सबसे पहला जो मेजर डिजीज हमारा आ रहा है रोग, वो है पोक्का बोइंग डिजीज। पोक्का बोइंग एक ऐसा रोग है जो मानसून के समय ही आता है और जुलाई से शुरुआत होती है इसकी और अगस्त सितंबर तक ये बनी रहती है। इसकी प्रॉपर इसकी उचित देख रेख जो होती है वो अगस्त में पाई होती है। अगर अगस्त में हमारे किसान बंधु जैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं, पोक्का बोइंग के लक्षण हमारे गन्ने में ऐसे लक्षण होते हैं जहाँ से पत्ती हमारी शुरुआत होती है उसके नीचे हमारे सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियों में सिकुड़न स्टार्ट हो जाती है और ये इस तरह के प्रारंभिक लक्षण पोक्का बोइंग के लक्षण होते हैं। किसान भाई से हमारी ये विनम्र अनुरोध ये होती है कि ये प्रारंभिक लक्षण जो हमारे पोक्का बोइंग के दिखाई देते हैं उसी समय एक इसके लिए 100% नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छी दवा होती है जिसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड हम बोलते हैं और ये सिस्टेमिक फंजीसाइड होती है। इसका नाम है कार्बेंडाजिम, बाविस्टीन कार्बेंडाजिम 50% के फॉर्म में हमारे कमर्शियल दुकानों पे मिलती है। इसका अगर हम 0.1% का घोल बना के, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में अगर डाल के हम स्प्रे करते हैं, किसान भाई 2 बार स्प्रे करते हैं अपने खेत में जिसमें बीमारी लगी हुई है, तो 100% तक इस बीमारी से निजात हम पा जाएंगे। गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों में लाल सड़न और उकठा रोग का प्रकोप सबसे अधिक होता है। तो इन रोगों को आप कैसे पहचानेंगे और इनके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करेंगे, आइए जानते हैं। हम बात करते हैं गन्ने के कैंसर के बारे में। जब गन्ने का कैंसर जब मानव जीवन में था तो कैंसर की उसमें दवा नहीं थी, सेम आज दवा हम बना चुके हैं। हम पौधे के बारे में बात करते हैं। गन्ना एक मिठास जनित पौधा है, इसमें अपार चीनी होती है और चीनी हर कीड़े को, फफूंदी को, बैक्टीरिया को, मानव जीव को सभी पसंद है। अब मैं रेड राट के किसान बंधुओं को, जो किसान बंधु इसको बड़ी आसानी से पहचान लें, इसके बारे में लक्षण बताते हैं। लक्षण बहुत आसानी से पहचानने का, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। हल्का सा चाकू जैसे हम इसके आँख, जहाँ से हमारा जड़ वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे हम चाकू मारेंगे, ऐसे थोड़ा सा लंबवत फाड़ दें तो इसमें लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। लाल रंग के इस तरह के लक्षण दिखाएंगे। आप इसमें देखेंगे सफ़ेद रंग के धब्बे छोटे छोटे दिखाई देंगे। ये लक्षण पूरे पौधे में हर जगह दिखाई देंगे। और जब हम फाड़ के या सूंघ के देखते हैं लंबवत, तो इसमें सूंघने पे हमें सिरके जैसी महक आती है। अगर आपके 50% लग गए आपतन, तो उस कंडीशन में बायोलॉजिकल कंट्रोल का उपयोग करें। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे गन्ना 100% का जो उत्पाद आ रहा है अंकुश, इस अंकुश में ट्राइकोडर्मा का ही मिश्रित कल्चर होता है और इस ट्राइकोडर्मा कल्चर का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में अगर बुरकाव करते हैं, इस समय जब रेड राट लग जाता है, कैंसर लग जाता है, तो हमारे रेड राट कोलेटोट्राइकम फल्केटम जो फंगस होता है, इसके वेग को कम करने का काम करता है वो ट्राइकोडर्मा फंगस। और इसके साथ साथ अगर हम केमिकल दवा की बात करते हैं, आधारीय परीक्षण के द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि थायोफेनेड मेथिल एक ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, जिसका उपयोग करके हम रेड राट जैसे बीमारी से को मैनेज कर सकते हैं। चूँकि मैनेज इस भाषा में मैं बोल रहा हूँ किसान बंधुओं के लिए, क्योंकि इसे 100% तक ख़त्म करने की चेष्टा अभी किसी दवा में नहीं है। इसलिए अगर इसे 100% गन्ना में बीमारी लग गया है तो थायोफेनाइड मेथिल, ट्राइकोडर्मा कल्चर, बाविस्टीन का भी कहीं कहीं स्प्रे कर रहा है, चूँकि सबसे बेस्ट है थायोफेनाइड मेथिल ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। इसका उपयोग करेंगे, ड्रेंचिंग कर देंगे 2000 ppm का सोल्यूशन बना के, तो निश्चित रूप से कोलेटोट्राइकम फल्केटम जो आर्गिजम होता है, जो रेड राट को काज करता है, इसके वेग को कम कर देंगे और आपके गन्ने की लाइफ साइकिल जो लाइफ है उसका लाइफ बढ़ जाएगा और समय से चीनी मिल में ये जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट होकर पहुंच जाएगा। उकठा रोग लाल सड़न रोग के साथ संयुक्त रूप से भी आता है किसानों खेत पे, और उकठा रोग में टूटने में हमें एक लक्षण सबसे कॉमन साधारण लक्षण है जो किसान भाई बड़ी आसानी से पहचानेंगे। इसे जब भी हम तोड़ते हैं उकठा रोग के लक्षण वाले पौधे को, तो ये टूटता नहीं है। बीज का हम एक अभी बात कर रहे थे, बीज का जो ये मज्जा होता है, ये मज्जा, ये खोखलापन दिखाई देता है। उकठा रोग उकठा रोग में इस तरह के हमारे पैरेनकाइमेटस जो मज्जा होता है, ये मज्जा सड़ जाता है और पूरा का पूरा गन्ना खोखला होने लगता है। और ये कभी कभी अकेले भी आता है उकठा रोग, और उकठा रोग लाल सड़न रोग के साथ संयुक्त रूप से भी आता है किसानों खेत पे। उकठा रोग के बचाव के लिए बहुत ही आसान और एक बायोलॉजिकल कंट्रोल जैव
हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का एक अंकुश प्रोडक्ट है। इस अंकुश में ट्राइकोडर्मा, अभी मैंने रेड राट के लिए बात किया, रेड राट में वेग को कम कर रहा था। उकटा रोग में हमारे फफूंदी फ्यूजेरियम स्पीसीज जो हमारी है, इसके वेग को 100% कम कर देता है और ख़त्म कर देता है। तो उकटा रोग में रासायनिक दवा में हम बाविस्टिन का भी उपयोग कर सकते हैं, किसी भी सिस्टेमिक फंजीसाइड का, क्योंकि हमारा उकटा रोग नीचे सिस्टम से आ रहा है, तो सिस्टेमिक फंजीसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अगेती सरसों की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक, मोती उत्पादन करके सालाना लाखों की आय कमा रहे एक सफल किसान की कहानी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।